Hello students, welcome to my channel Concept Clarity Classes. Now in this video you will learn money and banking. So first we start from the introduction of money. Money is broadly defined as anything that is generally accepted as a medium of exchange, unit of account and the store of value. It serves as a means for facilitating transaction and for measuring the value of goods and services. तो एक सिंपल लेमैन लैंग्वेज के अगर हम मनी को समझते हैं तो मनी इज एनीथिंग। मनी का मतलब कुछ भी हो सकता है जो मनी के फंक्शंस को बेसिकली परफॉर्म कर रहा है। जैसे अभी इसमें लिखा मीडियम ऑफ एक्सचेंज का काम कर रहा है, यूनिट ऑफ अकाउंट की तरह काम कर रहा है, या जिसको हम स्टोर करके रख सकते हैं तो उसको हम क्या कंसीडर कर रहे हैं, मनी। A medium of exchange is that centralized, generally accepted, recognized and facilitates transaction of goods and services is known as money. So money is a medium of exchange जिससे हम goods and services को buy करते हैं। फंक्शंस ऑफ मनी, जब हम फंक्शंस की बात करते हैं तो सबसे पहला प्राइमरी फंक्शन की हम बात करेंगे तो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो है इसमें दैट इज मीडियम ऑफ एक्सचेंज। सो मीडियम इज यूज्ड टू buy and sell goods and services. It makes trade simple by eliminating the need for bartering. तो हम जो बार्टर सिस्टम था बेसिकली उसकी प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए ही जो है हम मनी को यूज करते हैं। देन मेजर ऑफ वैल्यू, मनी प्रोवाइड अ कॉमन वे टू मेजर द एंड कंपेयर द वर्थ ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। कि अगर आपको कुछ बाय करना है तो आप उसके लिए कितना मनी देंगे। जैसे बार्टर सिस्टम में तो ये डिफिकल्टी हो जाती थी ना कि आपको 1 kg लेना है तो उसके लिए देना कितना होगा, तो कितनी क्वांटिटी के लिए हम कितना देंगे वो मेजर करना जो है डिफिकल्ट हो जाता था। तो ये उसकी प्रॉब्लम को भी ओवरकम कर दिया है हमने विद द हेल्प ऑफ मनी। देन फंक्शंस ऑफ मनी जिसमें हमारा सेकेंडरी फंक्शन आता है स्टोर ऑफ वैल्यू। मनी अलाउ पीपल टू सेव देयर वेल्थ फॉर फ्यूचर यूज। क्योंकि अब मनी जो है उसको हम क्या कर सकते हैं, स्टोर करके रख सकते हैं और फ्यूचर में होने वाली ट्रांजेक्शन्स के लिए उसे यूज कर सकते हैं, या जब भी आपकी नीड है, आपकी कोई कंटिजेंसी है तो उसके लिए जो है आप उस स्टोर ऑफ मनी जो है उसको यूज कर सकते हैं। देन सेकेंड इज अ स्टैंडर्ड ऑफ डेफर्ड पेमेंट्स। डेफर्ड पेमेंट्स का मतलब जो फ्यूचर में हमें ट्रांजेक्शन्स करनी होती हैं उस प्रॉब्लम को भी सॉल्व कर दिया मनी ने। सो मनी मेक इट पॉसिबल टू पे द गुड्स एंड सर्विसेज लेटर, मतलब कि फ्यूचर की जो पेमेंट्स करनी है उसको हम इजीली कर सकते हैं। देन ट्रांसफर ऑफ वैल्यू, money help transfer wealth from one person to another person or one place to another place. It make it easier to ट्रेड अक्रॉस डिस्टेंस टू गिव गिफ्ट एंड पेमेंट्स। तो बैंकिंग सिस्टम डेवलप होने से कह लो कि आपका ये सिस्टम जो है वो इजी हो गया है कि आप इजीली जो है इसको ट्रांसफर कर सकते हो। देन अब जो क्लास 12th है बेसिकली उसमें हम मनी का जो मेजरमेंट पढ़ते हैं उसको हम 4 पार्ट्स में स्टडी करते हैं, जिसमें M1, M2, M3 और M4 को हम बेसिकली पढ़ेंगे। तो M1 और M2 जो है ये आपके नैरो मनी की तरह यूज होता है और M3 और M4 जो है ये आपका ब्रॉडर मनी है, ब्रॉड मनी जिसको हम बोलते हैं। तो नैरो मनी जो है इसमें बेसिकली हम क्या ले रहे हैं कि इट इंक्लूड्स करेंसी विद द पब्लिक, यानी कि CC, डिमांड डिपॉजिट्स DD विद कमर्शियल बैंक एंड अदर डिपॉजिट्स OD। तो अदर डिपॉजिट्स ये आपके RBI के अंडर हम लेते हैं, जिसको हम क्या लेते हैं, नैरो डेफिनेशन के अंदर। बट जब हम M2 लेते हैं तो M2 में बेसिकली M1 तो है ही, बट उसके साथ में आप सेविंग डिपॉजिट्स जो हैं, जो बेसिकली पोस्ट ऑफिस में हम सेविंग बैंक अकाउंट डिपॉजिट्स करते हैं, उनको जब इंक्लूड कर लेते हैं तो ये आपका M2 हो गया। देन M3 जो है ये ब्रॉड मनी है, तो इसमें M1 है प्लस टाइम डिपॉजिट, जिसको हम फिक्स डिपॉजिट जो हम कमर्शियल बैंक में अपना FD कराते हैं उसको जब ऐड कर देते हैं तो ये आपका M3 दैट इज कॉल्ड ब्रॉड मनी। M4 में आपका आ गया M3 में जैसे अभी आपको बताया कि M1 तो है ही है ना, और आपने टाइम डिपॉजिट्स भी लिया है और इसके साथ आपके पोस्ट ऑफिस के सेविंग्स जो है उसको भी हम ले लेंगे। बट हाँ, यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि आपको नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट जो है उनको नहीं लेना है। तो इस तरह से मनी का जो मेजरमेंट है ये 4 पार्ट्स में स्टडी होता है, M1, M2, M3, M4, जिसमें M1, M2 जो है ये नैरो मनी का पार्ट है और ब्रॉड मनी में आपका M3 और M4 काउंट होते हैं। देन मीनिंग ऑफ कमर्शियल बैंक। तो बैंकिंग इंडस्ट्री जो है उसको समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि जब हम मनी की बात करते हैं तो बैंक्स जो है इसके अंदर आएगा ही। तो विल स्टार्ट फ्रॉम द commercial bank. Commercial bank are profit seeking institution that primarily deal with the accepting deposits and providing loan. तो इनका दो ही मेन काम है कि आपकी जो डिपॉजिट्स हैं उनको एक्सेप्ट करते हैं और फाइनली फिर उसको लोन में कन्वर्ट कर देते हैं।
दे एक्ट एज फाइनेंशियल इंटरमीडिएटरीज, तो ये एक इंटरमीडिएटरी का काम करते हैं, टेकिंग इन डिपॉजिट्स फ्रॉम इंडिविजुअल एंड बिजनेस एंड देन लेंडिंग दोज फंड्स आउट टू बोरोवर फॉर वेरियस पर्पसेस। आपके पर्सनल लोन हो सकते हैं, आपके बिजनेस लोन हो सकते हैं, या फिर मॉर्टगेज की फॉर्म में भी आपको बैंक जो है ये फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। देन हम बात करते हैं कमर्शियल बैंक में प्राइमरी फंक्शंस क्या हैं। तो प्राइमरी फंक्शन में जैसे सबसे पहले आपको बताया एक्सेप्टिंग डिपॉजिट्स, तो बैंक जो है वो आपके डिपॉजिट्स को एक्सेप्ट करता है। कमर्शियल बैंक जो है वो अलग अलग फॉर्म में आपके जो लोन जो फंड्स हैं उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, जैसे आपका करंट अकाउंट है, आपका सेविंग अकाउंट है, आपका फिक्स डिपॉजिट्स अकाउंट है, तो इस तरह से डिफरेंट अकाउंट के अंदर डिफरेंट डिपॉजिट्स की फॉर्म में जो है वो आपसे पैसा ले लेता है। देन फिर उस पैसे को वो क्या करेगा, लोन और एडवांसेस की फॉर्म में दे देगा। तो जो बिजनेसमैन है वो क्या करते हैं, यहाँ से लोन ले लेते हैं। तो जो लोन लिया है बेसिकली दैट इज क्रिएटिंग क्रेडिट। तो जो हमारे फंड्स बैंक के पास हैं या जो हम अपना पैसा बैंक में करते हैं उसको हम प्राइमरी डिपॉजिट्स बोलते हैं। और यही प्राइमरी डिपॉजिट जो है जब बैंक फर्दर आगे किसी को लोन की फॉर्म में दे देता है तब हम उसको क्या कंसीडर कर रहे हैं, सेकेंडरी डिपॉजिट्स। तो बेसिकली जो हमने पैसा जमा किया है उसी को सर्कुलेट करके बैंक क्या कर रहा है, मनी को चैनलाइज कर रहा है और उसके थ्रू जो है प्रॉफिट अर्न कर रहा है। सो कमर्शियल बैंक जो है इस तरह से क्रेडिट क्रिएशन करते हैं जिससे ओवरऑल मनी सप्लाई जो है वो इकोनॉमी में रोटेट होता है। देन बात करते हैं सेकेंडरी फंक्शंस की। सेकेंडरी फंक्शंस में आपका एजेंसी फंक्शन के काम कर रहा है। एज एन एजेंट वो आपके लिए काम करता है कि आपके स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस के बेसिस पर वो आपकी LIC की पेमेंट्स कर सकता है, आपके कुछ शेयर्स हैं, डिबेंचर्स हैं, उनका डिविडेंड रिसीव कर सकता है, या आपकी कोई भी पेमेंट्स करनी है, कोई आपकी लोन की पेमेंट्स करनी है तो आपने बैंक को अगर ऑलरेडी इंस्ट्रक्शंस दे रखे हैं तो एज एन एजेंट वो आपके लिए ये काम करेगा। कलेक्शन एंड पेमेंट ऑफ बिल, तो आपके बिहाफ पर वो पेमेंट्स भी कर रहा है और कलेक्शन भी कर रहा है। ट्रांसफर ऑफ फंड्स, दे फैसिलिटेट्स द ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, वन पर्सन टू अनदर, तो जिसमें आपको डिमांड ड्राफ्ट मिल जाते हैं, पे ऑर्डर्स मिल जाते हैं, या इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफर जो हम करते हैं वो भी आपको बैंक प्रोवाइड करता है। देन परचेज एंड सेल ऑफ सिक्योरिटी, तो बैंक जो है सिक्योरिटीज को बाय करने का और सेल करने का काम भी करता है। तो जैसे शेयर्स हैं अगर आपको खरीदने हैं, डिबेंचर्स खरीदने हैं, तो उसके लिए भी बैंक जो है वो आपको हेल्प करता है। देन जनरल यूटिलिटी फंक्शन, तो जनरल यूटिलिटी फंक्शन में अब वो अपने कस्टमर्स को क्या फैसिलिटी दे रहा है, इशूइंग लेटर ऑफ क्रेडिट। तो लेटर ऑफ क्रेडिट जो है ये भी आपको लोन लेने में हेल्प करता है। अंडर राइटिंग सिक्योरिटीज, जैसे अभी आपको बताया कि किसी कंपनी के शेयर्स खरीदने हैं या डिबेंचर्स खरीदने हैं तो अंडर राइटिंग की जो सर्विसेज हैं बेसिकली बैंक वो प्रोवाइड करता है। इसी तरह से बैंक आपको लॉकर की फैसिलिटी प्रोवाइड कर देता है कि आप अपनी वैल्यूएबल्स जो हैं उनके पास रख सकते हो, उसके अगेंस्ट कुछ थोड़ा एक स्मॉल अमाउंट जो है वो आपसे इंटरेस्ट की फॉर्म में ले लेता है। प्रोवाइडिंग इंफॉर्मेशन एंड एडवाइस, अब बैंक जो है आपको फाइनेंशियल एडवाइस भी देता है और कस्टमर्स की इंफॉर्मेशन भी देता है। तो ये इंफॉर्मेशन बेसिकली क्या होती है कि आपकी क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करने के लिए आपसे ये इंफॉर्मेशन अगर मांगी गई है तो बैंक प्रोवाइड कर सकता है। डीलिंग इन फॉरेन एक्सचेंज, जो कमर्शियल बैंक्स हैं वो फॉरेन एक्सचेंज में भी डील करते हैं, तो फॉरेन एक्सचेंज जो है आपको इजीली अवेलेबल हो जाता है जो बैंक्स इसमें डील करते हैं। देन फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट जो सबसे मेन बैंकिंग के अंडर आता है दैट इज क्रेडिट क्रिएशन बाय कमर्शियल बैंक, तो ये बैंकिंग का मेन फंक्शन है। तो कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट बाय एडवांसिंग लोन एंड परचेजिंग सिक्योरिटी, दे लेंड मनी टू इंडिविजुअल एंड बिजनेस आउट ऑफ डिपॉजिट एक्सेप्टेड फ्रॉम द पब्लिक। तो बेसिकली जैसे अभी प्रीवियस स्लाइड में मैंने आपको बताया कि दो तरह के डिपॉजिट्स होते हैं, एक प्राइमरी डिपॉजिट्स और दूसरा सेकेंडरी डिपॉजिट्स। तो प्राइमरी डिपॉजिट्स वो हो गए जो हम बैंक में स्मॉल स्मॉल अमाउंट में डाल रहे हैं, यानी कि सर्विस क्लास क्या करता है अपनी स्मॉल स्मॉल सेविंग्स जो है वो बैंक में डाल रहा है, ठीक है, कि जब उसकी नीड होगी तो उस टाइम पे वो वहां से निकाल लेगा। तो बैंक क्या करता है, वो स्मॉल डिपॉजिट्स को जो अपने पास रख रहा है उस पर उनको इंटरेस्ट की पेमेंट कर रहा है। तो अगर हमने सेविंग अकाउंट में जो डाले हैं वो हमारे प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, लेकिन बैंक क्या करेगा उन्हीं डिपॉजिट्स को फर्दर किसको दे देगा आगे, जैसे जो बिजनेसमैन है उनको लोन चाहिए तो वो उनको लोन की फॉर्म में दे देता है। तो एक्चुअल में जब हम इस पूरे प्रोसेस को समझते हैं तो हमें ये समझना बहुत ज़रूरी है कि जो मनी का इनफ्लो और आउटफ्लो है वो पूरा का पूरा एक बैंकिंग सिस्टम के अंडर है। तो जो बैंक में आपका अकाउंट है जिस बैंक में सेम, यानी कि एक ही बैंक से सारी चीज़ें हो रही हैं, तब आप इस कॉन्सेप्ट को बहुत आसानी से समझ पाओगे।
सपोज आप इस तरह से ले लीजिए कि एक बैंक है जिसके अंदर सारी के सारे प्राइमरी डिपॉजिट्स हैं, फिर वही प्राइमरी डिपॉजिट जो है वो सेकेंडरी डिपॉजिट्स की फॉर्म में किसी और के अकाउंट में चलेगा, तो बेसिकली पैसा किसके पास है? बैंक के पास ही है ना। सो अब बैंक क्या करता है कि जो हमने स्मॉल डिपॉजिट्स की फॉर्म में बैंक में पैसा रखा है, बैंक उसमें से एक फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट रिजर्व की फॉर्म में अपने पास रखेगा और बाकी का जो है वो लोन की फॉर्म में कन्वर्ट कर देता है। तो अब जो ये पूरा प्रोसेस है इसको एक बार ध्यान से समझिए। अ सेंट्रल बैंक इज द प्राइमरी सोर्स ऑफ मनी सप्लाई इन एन इकोनॉमी ऑफ अ नेशन through the circulation of currency. It ensures the availability of the currency for meeting the transaction need of the economy. It also facilitates various economic activity, production, distribution as well as consumption. तो बैंक जो है बेसिकली मनी की सप्लाई इन सब चीज़ों के लिए आपको प्रोवाइड कर रहा है। अब कमर्शियल बैंक जो है वो क्रेडिट क्रिएशन करते किस तरह से और क्या क्या किस तरह से किया जाता है। तो बेसिकली देखिए इसमें द रीजन व्हाई द मनी सप्लाइड बाय कमर्शियल बैंक इज कॉल्ड क्रेडिट मनी। ऑल कमर्शियल बैंक क्रिएट क्रेडिट बाय एडवांसिंग लोन and purchasing security. They lend money to the individual as well as the business out of deposit accepting from the public. तो जैसे अभी मैंने आपको समझाया कि पब्लिक क्या जो पैसा है उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं डिपॉजिट्स की फॉर्म में। अब उन डिपॉजिट्स में से एक फ्रैक्शन ऑफ अमाउंट जो है वो अपने पास रखेंगे और बाकी का जो है वो लोन की फॉर्म में दे देंगे। Commercial banks are not allowed to use the entire amount of public deposits for lending purpose. They are accepted to keep a certain amount of reserve with the central bank. This is for serving the cash need of the depositor. क्योंकि जिन जो बैंक के अंडर अपना पैसा, जैसे आपने मैंने बैंक में अगर पैसा रखा है तो हम भी तो कभी भी बैंक से अपने पैसे को वापस मांग सकते हैं, तो उस केस में बैंक मना थोड़ी कर सकता है। तो उसके लिए उन्होंने को क्या करना है, एक स्मॉल फ्रैक्शन अमाउंट जो है वो हमेशा अपने पास में रखना है। तो कमर्शियल बैंक कैन लेंड द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द पब्लिक डिपॉजिट्स आफ्टर कीपिंग द एक्सपेक्टेड अमाउंट ऑफ रिजर्व। तो ये अमाउंट, ये फ्रैक्शन अमाउंट कितना होगा, ये बेसिकली आरबीआई डिसाइड करता है। द प्रोसेस ऑफ क्रेडिट क्रिएशन, अब इसको समझिए एक फॉर्मूले के थ्रू, जिसमें हमने क्या बताना है, ओरिजिनल डिपॉजिट्स, क्रेडिट मल्टीप्लायर, कोफिशिएंट ऑफ क्रेडिट मल्टीप्लायर। तो यहाँ पर आर जो है दैट इज कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट। जो कैश रिजर्व रिक्वायरमेंट है इसको हम CRR बोल रहे हैं। जैसे सपोज क्रेडिट मल्टीपल कोफिशिएंट जो है 1/10% दैट इज 1। तो टोटल क्रेडिट क्रिएशन कितना हो गया आपका, 10% का मतलब 10,000। तो फिर इसका 10% करेंगे, इस तरह से जो है हम CRR की लिमिट को इंक्रीज करके और डिक्रीज करके जो है हम इसको डिसाइड करते हैं। सो दस इट कैन बी इन्फर्ड दैट लोअर द CRR द हायर विल बी द क्रेडिट क्रिएशन। तो अगर CRR का अमाउंट कम कर देगा RBI तो हम ज्यादा क्रेडिट क्रिएशन कर सकते हैं। तो इसका मतलब RBI जो है वो क्या कर रहा है, इसको एज अ टूल यूज कर रहा है, मॉनेटरी पॉलिसी में एज अ टूल यूज कर रहा है कि जब भी वो CRR का अमाउंट कम करेगा तो क्रेडिट का क्रिएशन बढ़ेगा और CRR का लिमिट जो अगर उसको इंक्रीज कर दिया जाएगा तो क्रेडिट क्रिएशन कम हो जाएगा। सो वेयर एज CRR हायर लेसर विल बी द क्रेडिट क्रिएशन। विद द हेल्प ऑफ क्रेडिट क्रिएशन प्रोसेस मनी मल्टीप्लायर इन एन इकोनॉमी विल वर्क। नेक्स्ट आता है रिजर्व बैंक। तो जैसे अभी आपने कमर्शियल बैंक को समझा, अब RBI जो है, जो रिजर्व बैंक है, ये क्या है, एपेक्स बैंक है। इसके बारे में समझिए। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो आपका RBI, जिसको हम सेंट्रल बैंक भी बोलते हैं, इसका एस्टेब्लिशमेंट जो हुआ है ये 1934 एक्ट जो हुआ था उसके अंडर 1 अप्रैल 1935 में हुआ। द RBI प्राइमरी फंक्शन इंक्लूड एक्टिंग एज अ बैंकर्स बैंक, ये सभी बैंकों का बैंक है, कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज है, कंट्रोल क्रेडिट को कंट्रोल करने का काम करता है, मनी को, करेंसी जो है उसके प्रिंटिंग किस तरह से होगी उसके बारे में देखता है। द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया सीम्स टू द कंट्री सेंट्रल बैंक। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है बेसिकली गवर्नमेंट ओन बैंक है और ये करेंसी को पब्लिश करने का काम, रेगुलेट करने का काम करता है, मनी की सप्लाई को भी कंट्रोल करने का काम करता है। अब इसके जो मेन फंक्शंस हैं उनकी बात करते हैं। तो सबसे पहला और फोरमोस्ट फंक्शन आता है इशुएंस ऑफ करेंसी नोट।
तो जैसे अभी आपको बताया कि इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो करेंसी नोट पब्लिश होते हैं इसमें रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? आरबीआई। तो आरबीआई हैज सोल रिस्पॉन्सिबिलिटी टू इशू करेंसी नोट एक्सेप्ट 1 रुपी नोट विच इज इशूड बाय मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। तो ये आपको बिल्कुल ध्यान रखना है बच्चों कि मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है वो 1 रुपी नोट पब्लिश करता है और बाकी जितनी भी करेंसी नोट है वो सारे आरबीआई कर रहा है। द करेंसी नोट इशूड बाय द आरबीआई आर डिक्लेयर्ड as unlimited legal tender all over the country। unlimited legal tender। अब यहाँ लीगल टेंडर जो हमने टर्म यूज करी है इसके साथ में हमने वर्ड लगाया है अनलिमिटेड। तो अनलिमिटेड का मतलब क्या हो गया कि जब भी आप किसी को पेमेंट करते हैं तो करेंसी नोट में जब आप पेमेंट करेंगे तो वो अनलिमिटेड लीगल होगा। यानी कि आपको जो पेमेंट करनी है ज़रूरी नहीं है कि आप 500 की करेंसी में करें, 200 की करेंसी में करें, आप उसको 100 की करेंसी में भी कर सकते हैं, उसमें वो मना नहीं कर सकता है। और लिमिटेड लीगल टेंडर की फॉर्म में क्या होगा, जहां लिमिट लगा दी कि अगर आपने मुझे 100 रुपये देने और आप क्या कर रहे हैं कि 1 रुपी के कॉइन ही दिए जा रहे हैं, तो वहाँ वो लिमिट है कि आप इस तरह से नोट जहां पेमेंट करनी है वहां आप कॉइन से नहीं पेमेंट कर सकते हैं। तो कुछ एक लिमिट कर दी, जहां अनलिमिटेड है यानी कि नोट की फॉर्म में जो है आप अनलिमिटेड में पे कर सकते हैं, लेकिन लिमिटेड का मतलब जहां लिमिट में आप पेमेंट करते हैं। तो इट ब्रिंग्स यूनिफॉर्मिटी इन द नोट इशू। बेसिकली जब आरबीआई कर रहा है इसको इशू तो वहां पे यूनिफॉर्मिटी आ जाएगी, ये इसका एक मेन रीजन हो गया। इट इज इजी कंट्रोल एंड रेगुलेट क्रेडिट विद रिस्पेक्ट टू द रिक्वायरमेंट इन द इकोनॉमी। क्योंकि गवर्नमेंट का बैंक है तो वो इसको कंट्रोल कर सकता है, रेगुलेट कर सकता है। इट मेंटेन द फेथ ऑफ द पब्लिक इन द करंट नोट्स, जो भी है उसमें गवर्नमेंट का, क्योंकि गवर्नमेंट ने प्रिंट करके दिया है तो फिर जो आपके यहाँ के लोग हैं उनका एक फेथ है। Act as a custodian of cash reserve of commercial bank। Commercial bank in India or all over the world feel secure to maintain their cash reserve with the central bank because the note issued by RBI command the utmost confidence the government banking transaction and conducted by the RBI। तो जितना भी कमर्शियल बैंक का कैश रिजर्व होता है उसकी कस्टडी किसके पास होती है? आरबीआई के पास। अब द इम्पोर्टेंस ऑफ सेंट्रलाइज्ड कैश रिजर्व लाइज इन द फॉलोइंग पॉइंट्स। Listen carefully। Centralization of cash reserve in the central bank strengthen the banking system of the country and it enhance the public confidence in the commercial bank। तो यहाँ से देखो आपको समझ में आ रहा है कि जो कमर्शियल बैंक है उनका कैश रिजर्व आरबीआई के पास है, तो आरबीआई जो है मेन क्या है, वो सेंट्रलाइज्ड ऑर्गेनाइजेशन होगी, तो आप लोगों का फेथ रहेगा उसमें। देन सेंट्रलाइज्ड कैश रिजर्व इन द सेंट्रल बैंक रिटेन अ लॉन्गर एंड मोर इलास्टिक क्रेडिट स्ट्रक्चर देन दोज डिस्ट्रीब्यूट अमंग वेरियस इंडिविजुअल कमर्शियल बैंक। तो कमर्शियल बैंक को नहीं दे सकते थे ये पावर, इसलिए ये आरबीआई के पास होती है। थर्ड इज आरबीआई एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। जो आरबीआई है उसके पास जो है सारा का सारा फॉरेन एक्सचेंज होता है। आरबीआई एक्ट एज अ कस्टोडियन ऑफ फॉरेन एक्सचेंज ऑफ द कंट्री एंड हैज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ मैनेजिंग द ऑफिशियल एक्सचेंज रेट। जो एक्सचेंज रेट होता है उसको भी मैनेज करने का काम कौन करता है? आरबीआई। तो इसलिए सारा जो कंट्रोल है वो किसके पास है? आरबीआई। द इम्पॉर्टेंट फंक्शन ऑफ द आरबीआई टू मेंटेन द एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ रुपी। आरबीआई कैन सेटिस्फाई दिस फंक्शन by controlling and regulating foreign exchange transaction। तो हम अपनी करेंसी को डीवैल्यूएट कर रहे हैं या उसका डेप्रिसिएशन कर रहे हैं, ये सारे जो फैक्टर्स हैं इनको भी कौन देख रहा है? आरबीआई देख रहा है। So foreign exchange control implies the exercise of RBI control over the foreign exchange, owning the disbursement of the country। The Foreign Exchange Empowerment Act entitled the RBI issue direct to the administration of the exchange control। So RBI जो है बेसिकली एक पूरा डिपार्टमेंट है इसके अंडर जिसको सेटअप किया गया है जो इसकी कस्टडी रखता है। RBI control the credit of economy। RBI has the responsibility to control the credit of the economy। It control the volume of credit created by the Commercial Bank of India। This can be done by controlling the मॉनेटरी पॉलिसी। तो जो मॉनेटरी पॉलिसी है उसमें आपका बैंक रेट भी आएगा, उसमें कैश रिजर्व रेशो भी आएगा, स्टैचुटरी रिजर्व रेशो भी आएगा, तो ओपन मार्केट ऑपरेशन, ये सारी टर्म्स जो है ये आरबीआई के अंडर, आरबीआई जो है इनको एज ए इंस्ट्रूमेंट यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी में क्रेडिट क्रिएशन को कंट्रोल करने के लिए। सो ट्रेडिशनली आरबीआई हैज द पावर to increase or decrease the deposit of the scheduled commercial bank required to the
deposited with it in order to control the credit creation capacity of bank. तो कमर्शियल बैंक की जो क्रेडिट क्रिएशन कैपेसिटी है उसको कंट्रोल करने के लिए मॉनेटरी पॉलिसी को एज अ टूल यूज किया जाता है. So when the central bank increase the limit of deposits required to maintain within it the minimize the liquidity with the banking system, resulting in the contraction of credit. तो क्रेडिट को कॉन्ट्रैक्ट करना है तो आप सीआरआर की लिमिट को बढ़ा देते हो एंड वाइस वर्सा. So according to the Bank Regulate Act that is 1949, RBI has the power to ask any specific bank or the whole banking system not to lend certain type of security to particular group of person. तो ये भी RBI के पास एक power होती है. Then RBI act as a lender of last resort. This is a very important a very important function of RBI. RBI is also known as the banker's bank. RBI not only maintain deposits of the commercial bank but also lend money to them during emergency. तो जब commercial bank को emergency में funds चाहिए तो RBI ही उनको help करता है. तो इसीलिए इसको क्या बोला है? A lender of last resort. And that is why it is known as lender of last resort. The RBI also ensured to redefine or refinance and rediscount the bill of exchange, promissory note या फिर eligible commercial जो papers होते हैं उनको discount करके भी RBI जो है उनको loan provide करता है. To increase the involvement of commercial bank in lending to the priority sector, the RBI also provide refinance to the respective commercial bank की जो priority areas हैं गवर्नमेंट के बेसिकली जहां पर वो चाहते हैं कि लोगों को loans जो हैं easily मिल जाएं तो वो एरिया भी जो है RBI डिफाइन करता है और बैंकिंग जो है उसके अकॉर्डिंगली ही वर्क करते हैं. सो टू इंश्योर द पार्टिसिपेशन ऑफ कोऑपरेटिव बैंक्स आरबीआई प्रोवाइड लोन टू सब्सिडी जो इंटरेस्ट है सब्सिडाइज्ड रेट पर इंटरेस्ट जो है वो चार्ज किया जाता है. सो इन केस कमर्शियल बैंक रिक्वायर लिक्विडिटी एज अ पॉइंट ऑफ टाइम दे अप्रोच आरबीआई फॉर सपोर्ट. तो जब उनका लिक्विडिटी कम है और उनको मेंटेन करना है तो बेसिकली जैसे अभी पॉइंट से ही क्लियर है लेंडर ऑफ लास्ट रिजॉर्ट मतलब कि कोई भी सिचुएशन है तो लास्टली वो किसके पास जा सकते हैं? आरबीआई के पास अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करा सकते हैं. तो बच्चों इस पूरी वीडियो में आपको बेसिकली हमने बैंकिंग के बारे में कमर्शियल बैंक और आरबीआई के बारे में समझाया. तो आई होप यू अंडरस्टैंड. इफ यू लाइक इट देन प्लीज subscribe this channel and I will definitely share you more videos for your class 12th and you will really get help from these videos. Thank you so much.